तो हम लोग देखने वाले चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम BRS बोलते हैं। BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये वो चैप्टर है जो मैक्सिमम स्कूल्स में हाफ ईयरली के पोर्शन में होता है, और कुछ 10-20% स्कूल्स ऐसे होते हैं जो इसको हाफ ईयरली के बाद जो एग्ज़ाम UT2 होता है उसमें देते हैं। मतलब आने वाले समय में ये चैप्टर हम लोग को काम आना है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग को आगे CA फाउंडेशन के कोर्स में, CMA के फाउंडेशन के कोर्स में, मतलब एंट्री लेवल के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमको देखने को मिलता है। और ये हमको रियल लाइफ में भी आगे चैप्टर काम आएगा। प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियल लाइफ बेस्ड चैप्टर है। 12th क्लास में इसका कोई रिलेशन नहीं है, 12th के सिलेबस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जिनके स्कूल में आना होगा चैप्टर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा, साथ में एनुअल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, साथ में MCQs भी होते हैं। मतलब अच्छा खासा वेटेज होता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी और एनुअल एग्ज़ाम में भी, और साथ में आगे चल के आपको रियल लाइफ में भी ये चीज़ काम आएगी। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं BRS। ठीक है, जनरली जब लोग बात करते तो BRS करके बात करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर को समझने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है। कैश बुक नॉर्मली आप सब पढ़ चुके होंगे। कैश बुक डिफरेंट टाइप की बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, और कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं, स्टेट बोर्ड्स, जिसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है, जिसमें डिस्काउंट वगैरह देखते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे वो कैश बुक जिसमें हम बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें, मतलब बैंक के रिकॉर्ड्स, बैंक के ट्रांजैक्शन से हमें मतलब है। तो ऐसी कौन सी कैश बुक है जिसमें हम लोग बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जब हम कैश बुक बनाते हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस कैश बुक में कितने साइड होते हैं? एक डेबिट साइड और दूसरा कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे? आप लोग भी बोल सकते हो, डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे? जो हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, जब हम रिसिप्ट कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, वो चीज़ें हम डेबिट साइड दिखा रहे थे। कैश बुक के क्रेडिट साइड हम बैंक कॉलम में क्या दिखा रहे थे? जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे थे। मतलब डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोला जाता है। और ये कैश बुक मेंटेन कौन करता है? बिजनेसमैन, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर है, जो शॉप में अकाउंटेंट बैठता है, वो इस बुक को मेंटेन करता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए, वो भी लिखता है। हमारे बैंक अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, वो भी लिखता है। और इस कैश बुक को जब हम क्लोज करते हैं, बैंक कॉलम को क्लोज करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है? टोटल कितना बैलेंस बच गया, हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है हमारे बैंक अकाउंट में, वो हमको पता चलता है। जब हम खुद से कैश बुक बनाते हैं, बैंक कॉलम को मेंटेन करते हैं कि कितना पैसा बैंक में आया, वो रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, कितना पैसा गया, वो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में लिखने के बाद लास्ट में जब हम टोटल करते हैं तो हमको पता चलता है कितना पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा होगा। ये हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पता चलता है। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ हम ही मेंटेन करते हैं कि हमारे लिए बैंक वाले भी मेंटेन करते होंगे? बैंक वाले भी मेंटेन करते हैं। अच्छा, बैंक वाले जब मेंटेन करते हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, लेकिन आप अगर देखना चाहो उस रिकॉर्ड को तो कैसे आपको शो करेंगे वो रिकॉर्ड? आपको पता है? पासबुक। एक होता है पासबुक और दूसरा बैंक स्टेटमेंट। जब बैंक इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को, मेरा एक अकाउंट बैंक में, मान लो SBI बैंक में, मैं SBI बैंक का एक कस्टमर कहलाऊंगा, अकाउंट होल्डर या कस्टमर। अब मैं जब भी अपने अकाउंट से किसी को पैसे देता हूँ या जब भी मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, इस चीज़ को रिकॉर्ड मैं भी करता हूँ कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम उसमें रहता है। सेम रिकॉर्ड बैंक वाले भी मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और जब भी मैं बैंक के द्वारा मेंटेन किए ट्रांजैक्शन देखना चाहूँगा तो मैं बैंक में जाके या ऑनलाइन बैंक का जो ऐप होता है उसमें जाके मैं वो चीज़ देख सकता हूँ, उस चीज़ को डाउनलोड भी कर सकता हूँ।
जब हम उन ट्रांजेक्शन्स को देखना चाहते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं जिसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट में वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड वाले हमको दिखते हैं जो बैंक ने मेंटेन किए हैं, किसके लिए, हमारे लिए। और उन स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, हमारे अकाउंट से पैसा कहाँ कहाँ गया है और हमारे अकाउंट में पैसा कहाँ से आया है। जबकि सेम चीज़ हम भी रिकॉर्ड करते हैं। जब बैंक वाले रिकॉर्ड मेंटेन कर ही रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, सोचो क्यों कर रहे होंगे। बैंक वाले तो मेंटेन कर ही रहे हैं, हमको वो दिख भी जा रहा है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक से, लेकिन हम फिर भी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। बस एक क्रॉस चेक हमको करना है कि क्या बैंक वालों ने कहीं गलती नहीं की। हम अपने पास भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो बैंक वालों ने मेंटेन किया है एकदम वो सही अमाउंट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा हिसाब हमको अपने पास रखना चाहिए, भले बैंक वाले भी हमारे लिए रख रहे हैं। अब बैंक वाले जब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो मैंने बताया कि दो तरीकों से शो करते हैं, एक पासबुक और दूसरा बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होगा आपके हिसाब से, बताओ। कितने टाइप के अकाउंट ओपन होते हैं बैंक में? बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज 5 अकाउंट अलग अलग, कौन कौन से? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब जो बाकी अकाउंट है वो डिपॉजिट वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, उनको अगर हम छोड़ दें फिर भी हमारे पास दो अकाउंट आ गए, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जब हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में तो हम लोग को सेविंग अकाउंट के साथ हम लोग को एक बुक मिलती थी जिसको हम कहते थे पासबुक, जिसमें ट्रांजैक्शंस प्रिंटेड होके हमको मिलते थे। जब भी हम हमारे अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होते थे हम बैंक वालों के पास जाके पासबुक देते थे, बैंक वाले उसको प्रिंटर में रख के प्रिंट करके देते थे। और इवन बहुत जगह मशीन भी लगाई गई थी, पासबुक प्रिंटिंग मशीन। उस पासबुक को जब हम उस मशीन में रखते थे तो ऑटोमेटिक वो उसमें पासबुक को स्कैन करके किसके कौन से अकाउंट होल्डर की पासबुक है उसके ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर प्रिंट करके दे दिया जाता था। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। अब लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन इस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं, तभी पासबुक वाला कंसेप्ट अब आउटडेटेड हो गया है। आपको फिर भी आपके सिलेबस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बोलेगा कि पासबुक के हिसाब से बैंक में इतना पैसा दिख रहा है। तो जब भी आपको बोलेगा पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपए, मतलब बैंक वाले आपको 1 लाख शो कर रहे हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है। या बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकता है। बैंक स्टेटमेंट मतलब एक पीडीएफ, एक डॉक्यूमेंट जिसमें बैंक आपको क्या कर रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस को शो कर रहा है, काट पीट के बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। तो हम खुद भी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं कैश बुक में, और बैंक वाले भी हमारे लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता है जो कि शो करता है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से। अब मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या दोनों का बैलेंस हमेशा सेम रहता है, कैश बुक का और पासबुक का? अलग अलग भी हो सकता है। हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है कैश बुक में, हमने जो ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया, रिकॉर्ड मेंटेन किया, कितना बैंक में पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उससे हमको पता चला कितने पैसे पड़े हुए हैं। वही सेम चीज़ बैंक वाले भी मेंटेन कर रहे हैं, उससे भी हमको पता चल रहा है हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, जो हम जब चाहे तब फ़ोन पे, गूगल पे में लॉगिन करके चेक बैलेंस में क्लिक करके देख सकते हैं बैलेंस। लेकिन ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है बहुत बार, हमारे हिसाब से जो बैलेंस होना चाहिए हमारे बैंक में कैश बुक से जो हमको पता चला वो हमें बैलेंस नहीं दिखता है। पासबुक या कैश बुक में जब हम बैलेंस चेक करते हैं, मतलब पासबुक और कैश बुक के साथ, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जब हम बैलेंस चेक करते हैं तो वो अमाउंट एग्जैक्ट सेम नहीं दिखता है जो हमारे कैश बुक के हिसाब से होना चाहिए। यही चीज़ हम फ़ोन पे में जाएंगे, चेक बैलेंस में क्लिक करेंगे तो जो बैलेंस दिख रहा है हो सकता है मेरे कैश बुक में उतना बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करने का। तो आप लोगों के हिसाब से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने बेसिक देखा कि कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, पासबुक कौन मेंटेन करता है। कैश बुक से हमें क्या पता चलता है कि कितना बैलेंस हमारे हिसाब से बैंक में होना चाहिए। पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि बैंक वालों के रिकॉर्ड मेंटेन करने के हिसाब से हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। और दोनों को हम जब मैच करते हैं तो हम लोग को कभी कभार बैलेंस अलग अलग दिखता है। तो थोड़ा सा आप सोचो ऐसे क्या रीज़न होंगे, क्या कारण होंगे जिसके चक्कर में दोनों का बैलेंस अलग अलग दिखता होगा। थोड़ा सा जनरल हम ऐसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बुक में जो कॉजेस कारण दिए हुए हैं उनको हम समझेंगे। बताओ। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे काट लेती है और कभी कभी हम लोग को पता नहीं चल पाता है, हम कैश बुक में शो नहीं कर पाते। एकदम सही, जिसके चक्कर में दोनों में डिफरेंस दिखता है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, सोचो।
और बेसिक ऐसे दिमाग लगाओ क्या रीज़न हो सकता होगा। देखो ये आप लोगों के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा टफ है ये पता लगाना कि बैंक वाले और हमारे कैश के बैलेंस के साथ मिसमैच होने के क्या क्या रीज़न होंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो, क्या पता आपको थोड़ा बहुत और पता हो। क्योंकि जो चीज़ हम खुद से बताते हैं सोच के, वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो हम सुन के माइंड में सोचेंगे कि भाई ये सुन लेते हैं, और फिर लंबे समय तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप खुद से सोचो पहले और क्या रीज़न हो सकते हैं, फिर हम एक एक करके सारे रीज़न डिस्कस करेंगे, कॉजेज डिस्कस करेंगे। बताओ। वो बैंक इंटरेस्ट वाला तो ऑलरेडी एक जन ने बताया कि बैंक इंटरेस्ट दे रही है, हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कभी बैंक चार्जेस होता है, कभी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, कभी बैंक इंटरेस्ट देती है, और क्या हो सकते रीज़न। तो चलो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़ सारे रीज़न्स को, सारे कॉजेस को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक टाइम गैप का नाम दिया गया है और दूसरा एरर एंड ओमिशंस का नाम दिया गया है। एरर एंड ओमिशन मतलब क्या होता है कि गलती से रिकॉर्ड किसी और के अकाउंट में करना था लेकिन हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया गया। बैंक वालों से भी गलती हो सकती है, और जब हम कैश बुक बनाते तो हमसे भी गलती हो सकती है। आप लोग जब कैश बुक बनाना सीखे होगे, हम लोग किसी को चेक से पेमेंट किया, गलती से आप कैश कॉलम में लिख देते होगे बैंक कॉलम की जगह, या जब हमको पैसे मिलते हैं तो आपने हो सकता है कि रिकॉर्ड करना भूल गए होगे। हमको चेक मिला है और हमने बैंक में जमा ही नहीं किया, आप रिकॉर्ड कर देते हो। मतलब कभी कभार जो कैश बुक बनाता है उससे गलती हो जाती है, और कभी कभार जो बैंक वाले रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उनसे भी गलती हो जाती है। तो गलती होने के कारण भी हम लोग को डिफरेंस दिखता है। तो सबसे कॉमन रीज़न है एरर एंड ओमिशन। ओमिशन मतलब रिकॉर्ड करना भूल जाना, ओमिशन मतलब भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, और एरर मतलब गलत रिकॉर्ड कर दिए। तो एरर एंड ओमिशन जो है वो एक पहला रीज़न है जो डिफरेंस क्रिएट करता है कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में। और ये गलती इंसान से होती है। बैंक में भी कोई ना कोई इंसान बैठा है जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, और हमारे शॉप में जो कैश बुक बना रहा है वो भी एक इंसान बना रहा है। तो गलती बैंकर से भी हो सकती है, और जो कैशियर है शॉप में, जो अकाउंटेंट है जो कैश बुक बना रहा है, उससे भी गलती हो सकती है। तो एरर एंड ओमिशन के कारण डिफरेंस दिखता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? टाइम गैप। टाइम गैप जैसे कि हम लोग समझेंगे, पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर बुक से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चीज़ों को समझेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। हम जब कस्टमर को चेक इशू करते हैं, जैसे मेरा जो भी एक पर्सन है, मान लो सप्लायर जिससे मैंने गुड्स खरीदा था, मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, उसको चेक इशू कर रहा हूँ। चेक मतलब क्या होता है सबको पता है। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी सप्लायर से सामान खरीदा, अब बदले में मुझे पैसे देने हैं, तो आप जब अमाउंट पे करोगे, आप यूज़ कर रहे हो चेक। अब जब चेक इशू करोगे तो सामने वाले को कितने दिन का समय है, कितने दिन तक वो चेक को अपने पास रख सकता है, बैंक में जमा नहीं करेगा तो भी चलेगा, कितने दिन तक? 3 महीने तक। 3 मंथ की वैलिडिटी होती है चेक की। अब मान के चलो मैं आज चेक दिया किसी को, 10,000 का चेक दिया, तो आपको क्या लगता है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आज किसी को चेक दिया, अभी तक क्या आपने देखे होंगे कैश बुक बनाते समय रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। आप ऐसा मानोगे कि हमने पैसा दे दिया। इससे आपके कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा। आप क्योंकि चेक इशू कर रहे हो, बैंक से पैसे माइनस कर रहे हो, तो उतने ही अमाउंट से आपका कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, कम दिखेगा। लेकिन मान के चलो आने वाले 1-1.5 महीने तक आपके सप्लायर ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो क्या आपके बैंक से पैसे कटे होंगे? अभी तक नहीं कटे होंगे। तो बैंक में जो अमाउंट दिख रहा होगा वो एज कंपेयर टू कैश बुक, बैंक में पैसा ज़्यादा दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा? ज़्यादा दिख रहा होगा। कितने से ज़्यादा दिख रहा होगा? 10,000 से। तो ये एक यहाँ पर टाइम गैप था 1.5 महीने का, जब तक वो चेक बैंक में नहीं लगाया था। मैं जिस डेट को चेक इशू किया उस डेट को कैश बुक से माइनस तुरंत हो गया, लेकिन सामने वाला जब तक बैंक में चेक नहीं लगाया था तब तक मेरे अकाउंट से तो पैसे कटे ही नहीं। तो ये बीच में आ गया एक टाइम गैप, वो 1.5 महीना, वो एक ड्यूरेशन, वो एक टाइम जब तक कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे थे और मैंने कैश बुक से माइनस कर दिए थे।
इसी को अच्छे से बुक में लिख दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर द पेमेंट, इसी चीज को बुक में लिख दिया है। और भी एग्जांपल सुनो, मान के चलो मुझे चेक मिला, मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा, ठीक है, उस कस्टमर ने मुझे क्या किया, चेक के थ्रू पेमेंट की। अब वही चेक हम क्या किए, उसी दिन बैंक में लगा दिए। आप इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। किस साइड करते हैं? डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड, पैसा आया उस साइड। और आपका बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन मान के चलो ये जो चेक हमने बैंक में जमा किया है, ये चेक जो बैंक में जमा किया, ये क्लियर होने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है और मैंने जो चेक रिसीव किया कस्टमर से वो आईसीआईसीआई बैंक का चेक है। अब मैं बैंक में जमा किया सैटरडे को या फ्राइडे को, अब ये कम से कम 2-3 दिन, 2-3 वर्किंग डेज लगाता है। मैंने फ्राइडे को जमा किया, सैटरडे को बैंक बंद रहता है, संडे को बंद रहता है, मंडे भी लग गया और ट्यूसडे को जाके चेक क्लियर हुआ। तो ये 4 दिन का जो गैप है, तब तक के मेरे अकाउंट में पैसा आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। लेकिन कैश बुक में तो मैंने बढ़ा दिया है, कैश बुक में पैसा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बैंक में पैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो गया जिसके चक्कर में कैश बुक और पासबुक में बैलेंस अलग अलग दिखता है। ठीक है, इसको बोला गया बुक में चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक कस्टमर से रिसीव किया, बैंक में लगाया, लेकिन बैंक वालों ने इसको अभी तक के क्लियर नहीं किया है। तो क्या बैंक में पैसे आए? नहीं आए। तो ये एक रीज़न है डिफरेंस लाने का। तीसरा रीज़न सुनो, मान के चलो मेरा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। उसको लगा कि मैं अपने आप देख लूँगा, पैसे आ गए हैं मैं नोट कर लूँगा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। डायरेक्ट उसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। बैंक गया अपनी ब्रांच में, उसने अकाउंट नंबर दिया, स्लिप भरी, पैसे दे दिए और जमा कर दिए। डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। अब मुझे बताओ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए होंगे कि नहीं? बढ़ गए होंगे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। तो कैश बुक में मैंने अभी तक बढ़ाए हैं क्या? नहीं बढ़ाए हैं। तो मेरे कैश बुक में पैसा कम दिख रहा होगा और पासबुक में बैंक स्टेटमेंट में पैसा ज़्यादा दिख रहा होगा, जिसके चक्कर में दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। तो एक रीज़न ये दिया हुआ है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, जिसके चक्कर में मेरे बैंक में पैसे ज़्यादा दिखेंगे और कैश बुक में कम दिखेंगे। तो ये भी एक रीज़न बन गया। और भी बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास कस्टमर ने जो चेक दिया था, मैंने बैंक में जमा भी कर दिया था, तो उस समय हम कैश बुक में रिकॉर्ड किए थे कि नहीं? चेक को हमने बैंक में जब जमा किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड किए, डेबिट साइड किए, कैश बुक में पैसा बढ़ गया। चेक मिला, कैश बुक में तुरंत लिख दिया क्योंकि मैं बैंक में तुरंत जमा कर रहा हूँ, तो पैसे बढ़ा दिया। जब बैंक में भेजा, बैंक 2-3 दिन बाद उस चेक को जब देख रही थी तो साइन मिसमैच हो गई। साइन किसकी मिसमैच हो गई? जिस कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, मैंने बैंक में जमा किया। अब उस चेक को जब अच्छे से बैंक ने देखा तो उसने क्या देखा कि कस्टमर की साइन तो अलग है, थोड़ी सी अलग है। उस चेक को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया मतलब डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया चेक। तो क्या मेरे बैंक में पैसे आए होंगे? नहीं आए होंगे। उसने मुझे बताया भी नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा आया भी नहीं, लेकिन मैंने तो कैश बुक में बढ़ा रखा है पैसा पहले से ही और बैंक में बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। तो ये भी एक रीज़न है। ऐसे ही आप लोग कितने लोग जानते हो कि बैंक हमारे बिहाफ में बहुत जगह पेमेंट करती है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोला जाता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है उसको। आप लोगों के फैमिली में कोई ना कोई, जैसे गाड़ियाँ या कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लिए होंगे तो ईएमआई वगैरह सेट करवाए होंगे, ऐसा कोई है? अब वो ईएमआई का जो सिस्टम रहता है, तो बैंक आपसे हर महीने कॉल करके पूछती है कि मैं पैसे पेमेंट करूँ कि नहीं करूँ जिससे आपने फाइनेंस कराया, ऐसा पूछती है क्या? नहीं पूछती है। चुपचाप आपके अकाउंट से पैसे काट देती है। ठीक है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, डेबिटेड हो जाता है। डेबिटेड होना मतलब पैसा कट जाना, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से उल्टा होता है। ठीक है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो बैंक उस समय हमसे पूछती नहीं है और बैंक से पैसे, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।
अब मुझे ये बताओ, जब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए तो क्या हमने अभी तक कैश बुक में एंट्री की है? क्या नहीं की है। तो हमारे कैश बुक में पैसा ज़्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा? ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ भी एक रीज़न आ गया, कॉज आ गया, जिसके चक्कर में दोनों में बैलेंस अलग अलग दिख रहा है। एक आध रीज़न और है, जैसे कि, और रीज़न क्या है, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था कुछ अमाउंट, जैसे शेयर मार्केट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डिफरेंट ऐप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे इन्वेस्ट क्या करते हैं, कंपनी में क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं। डिफरेंट ऐप है जिनके थ्रू हम लोग, मतलब उनको ब्रोकर बोला जाता है, उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। अब बदले में जो हमको प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। हमारे बिहाफ पे बैंक ने उस डिविडेंड को कलेक्ट कर दिया। बताओ हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। बैंक हमारे बिहाफ पे प्रॉफिट का अमाउंट कुछ कलेक्ट कर दिया, डिविडेंड को बैंक ने क्या किया, कलेक्ट किया, लेकिन हमको पता नहीं है। तो बैंक में पैसे क्या होंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। पैसे क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। तो ये जो मैंने कुछ रीज़न बताए हैं, इसको एक बार बुक की लैंग्वेज में रीड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है, जो कॉजेज बताए हैं, वही सेम रीज़न अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपसे पूछूंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमको करना क्या है। वो कॉजेज के साथ सिर्फ 2 मिनट में एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस उसी का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं आपको कॉजेज बताऊंगा सारे, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट का काम बचेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 16। अब देखो यहाँ पर आपको, जैसे ही आप ये चैप्टर का पेज ओपन करोगे, जस्ट नेक्स्ट पेज में आपको दिखेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसके चक्कर में कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। अब सुनो, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहला कॉज, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। इसका मतलब क्या समझे आप? अभी हम लोग ध्यान देंगे, हम इस वाले हैंड को मान लेंगे कैश बुक, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे पासबुक। ठीक है, इस वाले हैंड को हम मान लेंगे कैश बुक, राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को मान लेंगे पासबुक। राइट हैंड को कैश बुक इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं राइटी हूँ, राइट हैंड से ही कैश बुक बनाता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट हैंड को पासबुक, क्योंकि मैं इससे नहीं लिखता, ये बैंक वाले लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में करना क्या है। मान के चलो मेरे अकाउंट में पैसा जितना भी था उतना ही कैश बुक में भी दिख रहा था, पासबुक में भी दिख रहा था। अब पहला रीज़न आया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। मैंने चेक इशू किया तो तुरंत कैश बुक से माइनस कर देता हूँ जब भी चेक इशू करता हूँ, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो क्या बैंक से माइनस हुआ है? क्या अभी तक तो माइनस हुआ नहीं है। मतलब हमारे कैश बुक में बैलेंस कम दिख रहा है और पासबुक में बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। अब हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है और जो पासबुक में दिख रहा है, इससे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इससे मुझे ये लग रहा है कि क्या गड़बड़ हो गया ऐसा कि मेरे दोनों कैश बुक और पासबुक में अमाउंट अलग अलग दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिस स्टेटमेंट में हम लोग कुछ चीज़ें प्लस और माइनस करेंगे, जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक, आप कैश बुक को प्लस माइनस करके अपने आप को सेटिस्फाई करो, या तो पासबुक को प्लस माइनस करके अपने आप को सेटिस्फाई करो। अब मुझे एक चीज़ बताना और आप समझना, जब दोनों बराबर था, कैश बुक और पासबुक जब दोनों बराबर था, यहाँ पर पहला कॉज आया कि हमने चेक इशू किया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक कम दिख रहा है, पासबुक ज़्यादा दिख रहा है। अब मान के चलो हमारे पास राइट्स आ जाए कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करो, प्लस माइनस करो एज पर कैश बुक। आप जो भी चेंजेस कर सकते हो, आप कैश बुक में ही प्लस माइनस करना, आप पासबुक को छू नहीं सकते हो। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा,
बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, मतलब हम जो भी प्लस माइनस कर सकते हैं कैश बुक में कर सकते हैं, मतलब जो भी चेंजेस करना है कैश बुक में करना है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप देखो कैश बुक में पैसा कम दिख रहा है, पासबुक में ज़्यादा दिख रहा है, और दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, कैश बुक को प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करेंगे ताकि दोनों बराबर आ जाए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब आप जो भी प्लस माइनस कर सकते हो पासबुक के हिसाब से कर सकते हो, तो आप इक्वल लाने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। तो पहला रीज़न था कि हम चेक इशू कर देते हैं कैश बुक से तुरंत, उस समय माइनस कर देते हैं, लेकिन जो हमारा सप्लायर है वो अभी तक बैंक में चेक नहीं लगाया, जिसके कारण हमारे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन में देखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अब यही मेन, यहां से मेन चीजें स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को रिप्लाई करना है, सुनना। एक रीजन बता रहे हैं, चेक पेड इनटू बैंक फॉर द कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक को बैंक में भेज दिया कलेक्ट करने के लिए, कस्टमर ने चेक दिया तो मैंने बैंक में लगा दिया, तो तुरंत कैश बुक में बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक नहीं बढ़ाया है, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एज पर कैश बुक, और हमें इक्वल लाना है दोनों को। एज पर कैश बुक मतलब जो भी चेंजेस कर सकते हैं कैश बुक में कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैश बुक को माइनस करोगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया बैलेंस एज पर पासबुक और ये हमारा पासबुक है, आप दोनों को इक्वल लाना चाहते हो तो क्या करोगे, पासबुक को प्लस करोगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है, और वो फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, ठीक है, आप देखना एकदम नॉर्मल सा फॉर्मेट है। यहां पर मैं दो फॉर्मेट बनाऊंगा, यहां पर हम दो फॉर्मेट बना रहे हैं। तीन कॉलम रहेंगे इसमें, एक पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर एक प्लस अमाउंट और माइनस का अमाउंट। ऐसे ही सेम यहां पर पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है वो कैश बुक का अमाउंट दिया हुआ है कि पासबुक का अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग कैश बुक बनाते हैं उससे हमको पता चलता है बैंक में कितना पैसा है, बैंक वाले पासबुक बनाते हैं उससे पता चलता है बैंक में कितना पैसा पड़ा है। हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे और कुछ रीज़न जो कि डिफरेंस ला रहे हैं दोनों में, उन रीज़न को जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ का बैलेंस आ जाएगा, पासबुक का आ जाएगा। कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा पासबुक का, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा कैश बुक का। किसी एक बैलेंस से स्टार्ट करना है, आंसर ऑटोमेटिक दूसरे बैलेंस को शो करेगा। तो मान के चलो एग्जाम में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, आप यहां पर लिखते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, जितना भी बैलेंस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक वो आप यहां पर शो करोगे। मान लो मैंने कैश बुक बनाया और उससे मुझे दिख रहा है कि 1,20,000 पड़ा हुआ है, मैंने कैश बुक बनाया उसमें दिख रहा है कि 1,20,000 पड़ा हुआ है, आप दिखाओगे प्लस साइड में 1,20,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर हम सारे रीज़न देखेंगे। कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 1,20,000 रुपये पड़ा हुआ है, और बैंक वाले मुझे शो कर रहे हैं पासबुक के हिसाब से 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा और यहां पर किससे स्टार्ट करूंगा, पासबुक से। यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, कितना पड़ा है पासबुक के हिसाब से, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, समझना। मान के चलो मुझे एक कस्टमर ने चेक दिया, 10,000 का चेक था, और मैंने वो चेक बैंक में तुरंत जमा कर दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। जब चेक मिला बैंक में जमा के तुरंत कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक नहीं बढ़ाया है। बैंक वालों ने क्या किया, अभी तक ये नहीं बढ़ाया है। तो अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब अगर एज पर कैश बुक की बात करूंगा मैं तो इक्वल लाने के लिए क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एज पर कैश बुक है, तो मैं वो 10,000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो चेक मिला था बैंक में जमा किया था,
कैश बुक में बढ़ गया। अब एज पर जब पासबुक की बात करूंगा, दोनों को इक्वल लाने के लिए क्या करूंगा, प्लस करेंगे। यहां पर हम लोग को क्या करेंगे, 10,000 को प्लस करेंगे। अब दूसरा रीजन, कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 1,90,000 जमा कर दिया जो कि मुझे पता नहीं था। कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 1,90,000 रुपये जमा कर दिया जो कि मुझे पता नहीं था। जैसे ही 1,90,000 मेरे अकाउंट में आया, पासबुक में पैसा बढ़ गया। 1,90,000 से पासबुक में कितना अमाउंट बढ़ गया, मतलब पासबुक में कितना हो गया, 1,90,000 रुपये बढ़ गया। कितना, 1,90,000 बोला था ना, पासबुक में 1,90,000 रुपये बढ़ गया, कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया है। अब कैश बुक में तो मुझे पता ही नहीं है। एज पर कैश बुक हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एज पर कैश बुक हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे 1,90,000, लेकिन एज पर पासबुक क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1,90,000 से। 1,90,000 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब एक और रीज़न, मान के चलो हमने चेक इशू किया 1 लाख का, 1 लाख रुपए का मैंने चेक इशू किया है, ठीक है, और अभी तक के सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। 1 लाख का मैंने चेक इशू किया, सामने वाले ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। तो अब एज पर कैश बुक क्या करोगे, हमने क्या किया, चेक इशू किया, तुरंत कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन सामने वाले सप्लायर ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो बैंक से तो माइनस हुआ नहीं। एज पर कैश बुक क्या करोगे, प्लस करोगे, यहाँ पर 1 लाख रुपए प्लस करोगे, और एज पर पासबुक क्या करोगे, माइनस करोगे, अपोजिट करेंगे, यहाँ पर आप माइनस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा बैलेंस कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रांजैक्शन हमने क्या देखा था कि हमने 1 लाख का चेक क्या किया था कस्टमर को, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला था मैं, 1 लाख का चेक हमने कस्टमर को कि सप्लायर को हमने 1 लाख का चेक दिया, माइनस कर दिया। सामने वाला अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, तो जब सामने वाला बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक से अभी तक माइनस हुआ है क्या, नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। एज पर कैश बुक क्या करोगे, वापस प्लस करोगे ताकि मैच हो, तभी हमने क्या किया, 1 लाख प्लस किया है। लेकिन एज पर पासबुक क्या करोगे, मैच करने के लिए माइनस करोगे, तभी यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है एज पर क्या चल रहा है, कैश बुक चल रहा है कि पासबुक चल रहा है। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे, एक एग्जाम्पल लास्ट और लेंगे हम लोग, ठीक है। हमें चेक मिला 2 लाख रुपए का, हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। दोनों इक्वल था, मेरे पास 2 लाख का चेक आया, मैंने बैंक में जमा कर दिया, कैश बुक में बढ़ा दिया 2 लाख रुपए का चेक, लेकिन अभी तक बैंक वालों ने नहीं बढ़ाया है, क्लियर अभी तक नहीं किया है, तो कैश बुक में ज़्यादा पैसा दिख रहा है। एज पर कैश बुक क्या करोगे, इक्वल लाने के लिए माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पर एज पर कैश बुक 2 लाख रुपए माइनस करोगे, और एज पर पासबुक क्या करोगे, प्लस करोगे। अब एक बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, ये जो कुछ रीजंस थे वो रीज़न को हमने अप्लाई किया। एक बार कैश बुक से स्टार्ट करके हमने अप्लाई किया, एक बार पासबुक से स्टार्ट करके हमने अप्लाई किया, लास्ट में अमाउंट कितना आ रहा है। यहाँ पर आप कैश बुक का बैलेंस देखो, प्लस साइड का कितना आ रहा है और माइनस साइड का कितना आ रहा है। प्लस साइड 4,10,000 और माइनस साइड 2,10,000। किस साइड ज़्यादा है, प्लस साइड ज़्यादा है, 2 लाख रुपए। हमने स्टार्ट किससे किया था, कैश बुक से। हमने स्टार्ट किससे किया था, तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आया, जो हमने पहले स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये चीज़ बना के हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारे कैश बुक के हिसाब से 1,20,000 था, कुछ रीज़न हमको पता चले जिसके कारण डिफरेंस आ रहा है। जब उस रीज़न को मैंने अप्लाई किया तो हाँ, बैंक में उतना ही दिख रहा है। और जब आप इसको क्लोज करोगे, प्लस साइड कितना आ रहा है, 4,10,000, और इस साइड कितना आ रहा है, 2,90,000। किस साइड ज़्यादा है, प्लस साइड। कितना ज़्यादा है, बताओ कितना ज़्यादा है, फिर से देखो 1,20,000। 1,20,000 प्लस साइड ज़्यादा है। हमने स्टार्ट किससे किया था, पासबुक से। आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो 1,20,000 उसी से हमने स्टार्ट किया था।
मतलब जब हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं और रीजन अप्लाई करते हैं तो एज पर पासबुक आता है, और जब पासबुक से स्टार्ट करते हैं और रीजन अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है कैश बुक का। ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, मतलब हमको यही प्लस माइनस करना है। अब मैं आपको एक एक करके कॉजेस समझाऊंगा, ये हमारा लास्ट चीज रहेगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मान लो दोनों बराबर है, चेक इशू किया हूँ, जब चेक इशू करते हैं कैश बुक में तुरंत माइनस कर देते हो, लेकिन अभी तक ये उस पर्सन ने बैंक में चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, तो क्या बैंक से पैसा माइनस हुआ होगा? क्या नहीं हुआ होगा। अब एज पर कैश बुक क्या करोगे, हमारा कैश बुक है और ये पासबुक है, एज पर कैश बुक क्या करोगे? प्लस करेंगे, और एज पर पासबुक माइनस, बस यही करना है, ठीक है। अगर एज पर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो प्लस करोगे, और एज पर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो माइनस। सिर्फ प्लस माइनस वाला खेल है इस चैप्टर में, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत आसान सा चैप्टर अगर हम थोड़ा कंसेप्ट समझ जाए। दूसरा रीजन सुनो, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, मतलब किसी कस्टमर ने जब मैं सामान बेचा तो उसने चेक दिया, अब चेक को रख के मैं क्या करूँगा? बैंक में भेजूंगा कलेक्शन के लिए। जैसे ही मैं कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा तो मैं कैश बुक में तुरंत बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आता था कैश बुक जब बनाते थे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, तो तुरंत हम कैश बुक में बढ़ा देते थे। लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया है, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब एज पर कैश बुक क्या करोगे आप? माइनस करोगे, और एज पर पासबुक क्या करोगे? प्लस करोगे। यही फॉर्मेट, कोई भी कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो या पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, प्लस माइनस देखना है। तीसरा रीजन, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, मैंने चेक को बैंक में जमा किया है तो मैंने बढ़ा दिया, जब बैंक में मैं भेजा चेक तो कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने बढ़ाई नहीं, बैंक ने कैंसिल कर दिया। एज पर कैश बुक क्या करेंगे? माइनस, और एज पर पासबुक प्लस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अलाउड मतलब क्या होता है? बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया पासबुक में बढ़ा दिया। बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया होगा तो पासबुक में चुपचाप पैसा बढ़ा दी होगी। अब ऐसा दिख रहा है, कैश बुक कम दिख रहा है, पासबुक ज़्यादा दिख रहा है। एज पर कैश बुक क्या करोगे? प्लस करोगे, और एज पर पासबुक माइनस करोगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक से हम एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे क्या बैंक फ्री में यूज़ करने के लिए देती है क्या? कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो दोनों में अकाउंट में जैसा भी बैलेंस था कैश बुक और पासबुक में सेम था। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब कुछ पैसे माइनस कर दिए, कुछ पैसे इंटरेस्ट चार्ज करके ओवरड्राफ्ट के कारण माइनस कर दिए। अब एज पर कैश बुक बताओ क्या करोगे? एज पर कैश बुक क्या करोगे? माइनस करोगे, और एज पर पासबुक प्लस करेंगे। नेक्स्ट रीजन, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ चार्जेस बैंक ने लिए, चुपचाप हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए। हमने कैश बुक में तो अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। एज पर कैश बुक क्या करेंगे? एज पर कैश बुक, ये है कैश बुक, माइनस, और एज पर पासबुक प्लस करेंगे, दोनों मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स इन द बैंक। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डिपॉजिट पासबुक में बढ़ गया, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। अब एज पर कैश बुक क्या करोगे? प्लस करोगे, और एज पर पासबुक माइनस करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक ने हमारे लिए कलेक्ट कर लिया, हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया चुपचाप। अब एज पर कैश बुक क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और एज पर पासबुक माइनस करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। हमारे कस्टमर यहाँ पर कौन है? जो अकाउंट होल्ड करके रखा है बैंक में। जैसे मैं SBI का कस्टमर हूँ, मेरा SBI में अकाउंट है, अगर HDFC में अकाउंट होता तो HDFC का कस्टमर हूँ। तो मेरे कहने पे बैंक ने मेरे अकाउंट से किसी को पेमेंट कर दिया, जैसे कि बजाज फाइनेंस वाले को पेमेंट कर दिया, या HDB फाइनेंस वाले को, या किसी को भी पेमेंट कर दिया, तो मेरे अकाउंट से पैसे काट दिए। तो एज पर कैश बुक क्या करेंगे? माइनस, और एज पर पासबुक प्लस करेंगे। नेक्स्ट है, डिफरेंसेस कॉजेज बाय द एरर कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब वही गलतियां होना, एरर एंड ओमिशन। तो ये कुछ इसके पहले जो थे वो टाइम गैप के कारण डिफरेंसेस आते थे। अब मैं आपको एकदम आसान तरीके से जो फॉर्मेट हमने बनाया ना, सेम बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, वो देखना है। इस बुक में सिर्फ 17 इलस्ट्रेशंस हैं और 17 प्रैक्टिकल्स हैं, और एक क्वेश्चन बनाने मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। और लोग इस चैप्टर को
10-10 दिन से पढ़ते हैं उसके बाद भी नहीं बनता है। अगर आप आधा घंटा ध्यान से सुनोगे, आधे घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपके सारे इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। सिर्फ आधा घंटा ध्यान से सुनना है और आज ही पढ़े हो, आज ही जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे इलस्ट्रेशन एक साथ मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं 2 फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि एक बार में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इलस्ट्रेशन 1 और 2। फॉर्मेट के लिए मैंने आपको बताया एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, प्लस माइनस का कॉलम होना चाहिए और पर्टिकुलर्स का। हेडिंग हम जब लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो डेट भी लिखना होता है, हम किस डेट का बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग लिखेंगे और किस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं वो डेट यहां पर लिखेंगे, वो क्वेश्चन में लिखी हुई होती है। हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में रीड करते जाऊंगा, बस आपको प्लस माइनस बताना है। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ होगा, ऑन 31 मार्च 2025 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब समझ रहे हो, जो हमने कैश बुक बनाया, कैश बुक बना के बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो हमें पता चला। कितना पैसा पड़ा है, वॉज ₹17,280। हमारे कैश बुक के हिसाब से बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 17,280। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों एज पर कैश बुक, क्योंकि वही दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर है वो पासबुक का आएगा और वो हम मैच करेंगे लास्ट में जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 17,280। अब आप ये मुझे बताओ कि ये अमाउंट प्लस में शो करोगे कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बता रहे हैं कैश बुक इतना अमाउंट शो कर रहा है, इतना पड़ा हुआ है पैसा, तो आप प्लस में शो करोगे। कितना, 17,280। अब सुनना एक एक करके, एडजस्टमेंट बताना प्लस होगा कि माइनस होगा। पहला बोल रहा है चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर द कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। हमने चेक को बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेजा है तो हम लोग तुरंत बढ़ा दिए, लेकिन बैंक वाले अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। अब ऐसा दिख रहा है ये कैश बुक और ये पासबुक, तो एज पर कैश बुक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, 8,400 रुपये। उसके बाद सेकंड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक है वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो वापस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना, 5,600 रुपये, 5,600। नेक्स्ट है बैंक देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹18 द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं, कभी बोलते क्रेडिट कर रहे हैं। तो बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं मतलब हमारे अकाउंट से पैसे काट रहे हैं, और क्रेडिट कर रहे हैं मतलब पैसे बढ़ा रहे हैं। तो बैंक चार्जेस के कारण हमारे अकाउंट को डेबिट कर रही है, पैसे काट रही है 80 रुपये। जैसे ही 80 रुपये काटी होगी बैंक में कम दिख रहा होगा। अब एज पर कैश बुक क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना रुपए, 80 रुपीज़। नेक्स्ट है बैंक हैज़ क्रेडिटेड by ₹240 for the interest in the passbook but this are also not recorded in the cash book। बैंक ने 240 रुपये बढ़ा दिया है और हमने कैश बुक में अभी तक नहीं बढ़ाया, तो एज पर कैश बुक बढ़ा देंगे। कितना, 240 रुपये। नेक्स्ट है अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 डायरेक्ट इन दी बैंक बट दिस वर ओनली रिकॉर्डेड इन दी पासबुक। कस्टमर ने डायरेक्ट बढ़ा दिया हमारे अकाउंट में और ये कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, बढ़ा देंगे वापस से। कितना बढ़ाएंगे, 2,000 रुपये यहाँ पर प्लस कर देंगे। लास्ट है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान। राजेश चौहान जो कि अकाउंट होल्डर है बैंक में, उसने बैंक को कह रखा था द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। बैंक ने उसके कहने पे कुछ पैसे माइनस कर दिए, कुछ पेमेंट कर दी। क्या क्या, क्लब की फीस 500 रुपये और लाइफ इंश्योरेंस 2,500 रुपये, टोटल 3,000 रुपये माइनस कर दिए बैंक से। किसने कहा था, राजेश चौहान जिसका बैंक है। तो इसको भी हम माइनस करेंगे 3,000 से, भले 2 बार आप लिखो 500 और 2,500 या एक साथ लिखो। ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 6 नंबर का, ये 6 नंबर में आएगा एग्जाम में, 6 नंबर का क्वेश्चन है और लोग इसी क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ ये 6 नंबर का है। बस ये जो मैंने खाली रखा है ना, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर 1 जो क्वेश्चन लिखा उसी को उतार दोगे, नंबर 2 उसी को उतार दोगे। उतारना तो हमको आता ही है, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ते क्वेश्चन लिख के ही तो आते हैं। जहाँ बस क्वेश्चन ही लिखना है और प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने से मार्क्स मिल रहा है।
लास्ट में देखोगे किस साइड कितना बैलेंस है, बताओ इधर प्लस साइड कितना है और माइनस साइड कितना है, फिर वो 6 नंबर पूरे मिलेंगे। एक यहाँ पर मार्क्स कटता है, ये किस डेट को बना रहे हो वो डेट लिखना, नहीं तो हाफ मार्क्स कटेगा। ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है, 31 मार्च 2025 एज ऑन 31 मार्च 2025, और दूसरा यहाँ पर टोटल करना है, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है 12 नंबर के, 12 मार्क्स के, और अभी आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू भी आएगा। इधर कितना आ रहा है 25,120, और इस साइड 11,480। किस साइड ज्यादा है, प्लस साइड। कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकालो, इतना 13,640 रुपए। हमने स्टार्ट किससे किया था, कैश बुक, तो आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो मेरे पासबुक में इतना दिख रहा होगा, कैश बुक में इतना दिख रहा है, ये सब रीजन है डिफरेंस आने के। 6 नंबर मिल रहा है इसमें, सिर्फ 17 इलस्ट्रेशन है। अगर हम बुक के 17 इलस्ट्रेशन कर लेंगे तो हम लोग को 6 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे, 6 मार्क्स आसानी से हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जल्दी जल्दी बताना है ना। सुनो क्या लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी मम्मी आई है, हम लोग क्या करेंगे, मिल लो एक बार। हम लोग यहाँ पर फॉर हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और साथ में डेट भी लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2025। इसमें हाफ मार्क्स हमारा कटने से रह जाएगा, ठीक है, बच जाएगा हमारा आधा नंबर। उसके बाद क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। मतलब हमारे कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसमें हम लोग को दिख रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब पैसा पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 3,72,000। तो आप लोग यहाँ पर जैसे स्टार्ट करोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस साइड में लिखोगे 3,72,000। अब जल्दी से आप बताओगे प्लस करना है कि माइनस करना है। बोल रहा है कि चेक्स इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट। प्लस कर, जब चेक इशू करते तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं कैश बुक से, अब सामने वाला अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया नहीं है। आप दोनों को इक्वल लाने के लिए एज पर कैश बुक क्या करोगे, प्लस करोगे। कितना अमाउंट है, 72,000, यहाँ 72,000 आप इसको प्लस करोगे। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, वापस से प्लस करेंगे इक्वल लाने के लिए। कितना अमाउंट है, 5,000 है, 5,000 प्लस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो एज पर कैश बुक आप क्या करोगे, प्लस करोगे ताकि इक्वल हो जाए। कितना अमाउंट है, 1,250 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक नहीं बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। कितना अमाउंट, 15,400। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिया, एज पर कैश बुक आप भी क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना है, 200 रुपए है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड, मैंने बैंक में चेक जमा किया था, डिसऑनर्ड हो गया, बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, मैंने बैंक में चेक जमा किया, बढ़ा दिया, डिसऑनर हो गया, बैंक वाले ने बढ़ाया ही नहीं, तो हम भी क्या करेंगे, एज पर कैश बुक माइनस करेंगे। कितना, 320 रुपए। लास्ट ट्रांजेक्शन बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ में पे कर दिया, हमने कैश बुक माइनस किया ही नहीं है, तो एज पर कैश बुक हम भी माइनस कर देंगे 350 रुपए, ठीक है। मिल गया आपको 6 नंबर। इतना करने में कितना समय लगा, 2 से 3 मिनट। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप सॉल्व करके समय बचाओगे और उस समय को लगाओगे उन क्वेश्चंस में जिसमें हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि अगला चैप्टर पता है हम पढ़ने वाले हैं डेप्रीसिएशन, मतलब आने वाले कुछ समय में हम डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर के जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो 6 नंबर का क्वेश्चन बनाने में हो सकता है आधा घंटा लग जाएगा और आपको लगेगा एग्जाम में समय नहीं मिलता है। तो एग्जाम में समय आपको बनाना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके इनका समय यूज करते हैं हम उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हमें ज़्यादा समय मांगते हैं।
ठीक है, तो ये हमने दो इलस्ट्रेशन देखे। अब तीसरा आप लोग बताओगे, थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड, मैं यहां पर ना अब फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप लोग समझ गए हो, प्लस और माइनस सिर्फ हम यही देखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 31st June 2025, sorry, 30th June 2025, the bank column of Anil's cash book showed a balance of 8,250। यहां पर हमें डेट बता दिया 30 जून 2025 को, कैश बुक के बैंक कॉलम ने हमें पैसा शो किया, अमाउंट शो किया 8,250। तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस साइड में 8,250। स्टार्ट कैसे करना समझ गया, आधा नंबर तो इसी का है। उसके बाद यहां पर ना थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा से टफ ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, रीजन मतलब ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब सुनो, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 इशूड, मैंने इशू किया 8,000 के टोटल चेक, कैश बुक से 8,000 के माइनस कर दिए। चेक्स अमाउंटिंग टू 5,000 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। 30 जून तक सिर्फ 5,000 के चेक बैंक में प्रेजेंट हुए हैं, मतलब बैंक से कितने पैसे माइनस हुएंगे, सिर्फ 5,000 माइनस हुए हैं 30 जून तक, मतलब अभी भी 3,000 का डिफरेंस दिख रहा है। मैंने 8,000 के चेक इशू किए, कैश बुक से 8,000 माइनस किया, लेकिन बैंक में कितने प्रेजेंट हुए हैं, 5,000। तो अब क्या करोगे, एज पर कैश बुक कितना प्लस करोगे, कितना अमाउंट था, 8,000 का इशू किए और 5,800 है, तो 2,200 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एकदम सही, 2,200 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अमाउंट स्टार्टिंग वाला कितना था, 8,250। अब सुनो नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने टोटल 6,000 के चेक को बैंक में भेजा था कलेक्ट करने के लिए, कैश बुक तुरंत बढ़ा दिए थे। चेक्स ऑफ ₹4,100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून, सिर्फ बैंक में 4,100 के बढ़े हैं, सिर्फ बैंक में 4,100 के चेक बढ़े हैं। हमने क्या किया, बैंक में जब भेजा 6,000 के चेक भेजे थे कलेक्ट होने के लिए, लेकिन बैंक वाला ने कितना बढ़ाया, 4,100। तो आप क्या करोगे, इक्वल लाने के लिए माइनस कितना, 1,900 रुपये। 1,900 आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, एज पर कैश बुक देख रहे हैं ना हम लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑन 28th June a customer deposited 3,500 डायरेक्ट इन द बैंक बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। क्या करेंगे, एज पर कैश बुक प्लस करेंगे। फिर से सुन लो अगर नहीं समझ में आया, 28 जून को कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में 3,500 जमा कर दिए, तो पासबुक में बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में आपने बढ़ाया क्या, अभी तक नहीं बढ़ाया, तो एज पर कैश बुक आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 3,500 आप लोग प्लस करोगे, 3,500 हम यहाँ पर प्लस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड। अब यहाँ पर इसको ध्यान दोगे, ये आपका अगर कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपकी गलती होगी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। कैश बुक में दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम बात करें बैंक कॉलम की, जो डेबिट साइड होता है कैश बुक में, बैंक कॉलम डेबिट साइड, वो कौन सा साइड होता है, पैसा आने वाला साइड। उसमें 100 रुपये गलती से हमने क्या कर दिया है, ओवरकास्ट, गलती से ज़्यादा लिख दिया है, तो हम लोग को कैश बुक में 100 रुपये ज़्यादा दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये माइनस करोगे, आप 100 रुपीज़ क्या करोगे, माइनस करोगे। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया, एज़ पर पासबुक मेरे कैश बुक में जो डेबिट साइड है उसमें 100 रुपये गलती से ज़्यादा लिख दिया हूँ, तो कैश बुक में ज़्यादा दिख रहा होगा। डेबिट साइड मतलब क्या होता है, पैसा आने वाला साइड, उसमें 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया हूँ, तो अब मेरे को इक्वल लाना है तो माइनस करूँगा ना। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंकर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक ने 800 रुपये पे कर दिया है, चुपचाप से हमारे अकाउंट से 800 पे कर दिया। मैंने ही बोला था हर महीने आप 800 पे कर देना। अब क्या करोगे, एज पर कैश बुक माइनस करेंगे, कितना, 800 रुपये माइनस करेंगे। नेक्स्ट, द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। क्रेडिट मतलब बैंक ने बढ़ा दिया है तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा 320 रुपये, और आगे भी है इसमें 40 रुपीज़ बैंक चार्जेस के कारण बैंक ने काट दिया है, तो एज पर कैश बुक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ताकि इक्वल हो जाए, 40 रुपये माइनस। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। ठीक है, अब
एक इलस्ट्रेशन अगर हम और करेंगे तो बता रहा हूँ इसमें हमारा मतलब मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्यों कवर होंगी ऐसा बोल रहा हूँ, बात समझना। स्टार्टिंग के 4 इलस्ट्रेशन हम लोग को दिया है, यहाँ पर कुछ नया बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। टोटल जो 17 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान से समझना। अभी पूछूंगा आप लोगों से। टोटल 17 इलस्ट्रेशंस जो दिए हुए हैं ये 4 पार्ट में बांटा हुआ है, मतलब 4 तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस साइड माइनस साइड होता है इस फॉर्मेट में। अगर मान लो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब बैंक में पैसा पड़ा है या माइनस में है? पड़ा है पैसा। कैश बुक में डेबिट दिख रहा है मतलब पैसा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करोगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के 4 इलस्ट्रेशन ऐसे दिए हुए हैं जो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। फिर आने वाले 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा। सोचना वही है, कैश बुक में प्लस माइनस करना है, लेकिन माइनस से स्टार्ट कर रहा है, मतलब स्टार्ट किससे करोगे? माइनस बैलेंस से। क्रेडिट मतलब माइनस। ये स्टार्ट करने के कुछ पॉइंट्स हैं। तो स्टार्टिंग के 4 इलस्ट्रेशन इस चीज़ के दिए हुए हैं, बाकी के 4 इलस्ट्रेशन इस चीज़ के दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगभग सेम हैं, अंदर की कहानी सेम है, बस स्टार्ट करना अलग है। अब आगे आने वाले 4-5 इलस्ट्रेशन कैसे दिए हुए समझना। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब मुझे बताओ, पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो गए। पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है मतलब पैसा पड़ा है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, माइनस है। आपको माइनस से स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में जब पैसे पड़े रहते तो मैं कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिखाता हूँ, मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन बैंक वाले उसी को लायबिलिटी मानते हैं। मैं जब चाहे तब पैसे बैंक से निकाल सकता हूँ, इसीलिए बैंक उसको क्या मानती है? लायबिलिटी मानती है, ठीक है। मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसा पड़ा है, आप कहाँ दिखाओगे? प्लस में। अब समझना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने मेंटेन किया है, पैसा बैंक में पड़ा है, मेरे लिए एसेट है तभी डेबिट लिखा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक ने मेंटेन किया है, बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। अगर मेरा पैसा पड़ा हुआ है तभी वो क्या दिखाती है? क्रेडिट दिखाती है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पैसा पड़ा हुआ है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस में है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, ये जो 2 चीज़ें मैंने माइनस में लिखी है, ये वाली एक और एक ये वाली, इसके और भी नाम आते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक की जगह क्या बोल सकता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट मतलब तो आप समझते हो, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? एक्स्ट्रा पैसे निकाले हुए हैं तो माइनस में ही तो दिखेगा। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल सकता है, ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक बोल सकता है। ओवरड्रॉन मतलब भी एक्स्ट्रा पैसा निकाले तो भी माइनस है। ओवरड्राफ्ट और ओवरड्रॉन मतलब माइनस में है। अब और भी कुछ नाम बता देता हूं ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए। फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब समझते हो? फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल, सोचो क्या लग रहा है आपको? कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस? फेवरेबल मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। अगर आपको बोलता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, कहाँ दिखाओगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, कहाँ दिखाओगे? फेवरेबल मतलब प्लस, फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस, फेवरेट बैलेंस प्लस में है, पैसा पड़ा है, फेवरेट है, फेवरेबल बैलेंस हम चाहते हैं कि प्लस में हो। और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब, अनफेवरेबल मतलब माइनस। अगर मान के चलो सबसे पूछूंगा, जितना पढ़ाऊं बताते जाओ, छुट्टी करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल मतलब पैसा पड़ा हुआ है। सिर्फ यही प्लस माइनस खेलेंगे, अभी 5 मिनट खेलेंगे फिर छुट्टी। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस या माइनस? माइनस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक,
ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, चाहे एज पर कैश बुक हो या एज पर पासबुक हो, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस। ठीक है, अब फिर खेलते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक, माइनस। ओवरड्राफ्ट हो या ओवरड्रॉन हो, एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, अनफेवरेबल माइनस है। ओवरड्राफ्ट, सुनो, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, अनफेवरेबल क्या है, माइनस है। ठीक है, ये तीनों जब भी आपको पता चलेंगे। ठीक है, अब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लस, अब सुनो, मैं यहाँ पर लिखते भी जाऊंगा, फिर लास्ट में आप लोग इसको बस फोटो खींच लेना जो भी है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, स्टार्टिंग ही गलत, पूरा गलत। बताओ, हाँ ठीक है ना, कौन सा आप लोग देखोगे पूरा वीडियो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बताओ। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये प्लस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, माइनस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस। फोर्थ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, माइनस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस। सिक्स्थ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस। फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो या पासबुक हो, प्लस। आठवां, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो या पासबुक हो, माइनस। ये अरे पहले ही खड़ा हो गया, नींद आ रही, ठीक खड़े रहे। ठीक है, तो अब सुनो, मेरी बात समझो, ये स्टार्ट यहाँ से करना है, प्लस या माइनस आप लोग सुनोगे। अब मेरी बात समझना, जब हम लोग प्लस माइनस जो भी है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, जो भी है, प्लस माइनस से स्टार्ट करोगे। अब अगर एज पर कैश बुक स्टार्ट करते हैं हम, तो प्लस माइनस कैश बुक के हिसाब से करते हैं। एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो प्लस माइनस पासबुक के हिसाब से करते हैं। मैंने 100% चीज़ें आपको बता दी हैं इस चैप्टर की। मतलब अगर आप आज ही जाके एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हो और 2-4 क्वेश्चंस बना लेते हो, कसम से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को आप आराम से 6 में 6 लेके आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आसानी से आप 6 में से 6 मार्क्स लेके आओगे। लेकिन अगर आप आज तुरंत नहीं बनाते हो तो आप लोग वापस से भूल जाओगे। बना लेंगे सर। बाय।